Hello everyone, welcome you all to Banking Fluent NK. Hope you are doing good in your studies. सो फ्रेंड्स, आपकी वेट जो है वो ख़त्म हो गई है। आप लोग बोलते रहते थे ना कि मतलब इंग्लिश के लिए स्ट्रेटजी बताओ। तो इंग्लिश के लिए स्ट्रेटजीज़ तो मैंने काफ़ी बना के रखी हुई हैं इस चैनल पर, अगर आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। प्लस उसके साथ मैंने एक इनिशिएटिव लिया है। मैंने सोचा है कि मैं आपको डेली 15 क्वेश्चन मिक्स्ड क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश के, जिसकी मैं प्रैक्टिस यहाँ पर करवाऊँगी। इसका जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक यहाँ पर है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो द नेम ऑफ माई टेलीग्राम चैनल इज़ बैंकिंग फ्लुएंट NK। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करवाई जाएगी इंग्लिश की। ठीक है, टुडे इज़ डे 1 एंड दिस होल सीरीज़ इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और यहाँ पर आपको यूट्यूब पर करवाकर इसका जो टेलीग्राम पर PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और सबसे पहले अभी मैं इंट्रोडक्शन दे लूँ और फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँगी। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ नवकिरण कौर, एज़ यू ऑल नो। सो यहाँ पर क्या होगा कि मतलब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आई एम नॉट एन इंग्लिश टीचर, आई एम एन एस्पिरेंट लाइक यू ऑल। ठीक है, मैं एक एस्पिरेंट हूँ, बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ। और मैं इंग्लिश के लिए यहाँ पर क्लासेस लाने का सिर्फ एक ही मकसद है, क्योंकि देखो देर आर नंबर ऑफ़ टीचर्स जो आपको इंग्लिश टीच कर सकते हैं। ठीक है, बट स्टिल मैंने क्यों ऐसा डिसाइड किया, मैंने क्यों ये इनिशिएटिव लिया, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये था कि मुझे आप लोगों को एक एस्पिरेंट साइड दिखाना है कि एस्पिरेंट कैसे सोचते हैं, कैसे अच्छे नंबर लेके आते हैं इंग्लिश सेक्शन में। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अपने जो शेयर कर रखे हैं ऑलरेडी, मेरे जो स्कोर कार्ड्स हैं, तो अगर मैं प्री की बात करूँ तो मेरा हाईएस्ट स्कोर रहा है 28.5 आउट ऑफ 30। IBPS क्लर्क के प्री में मेरे मार्क्स इतने आए थे, और बाकी वैसे ओवरऑल 25 प्लस ही रहते हैं यूजुअली। ठीक है, एंड अगर मैं मेंस की बात करूँ तो IBPS PO मेंस में मेरा जो स्कोर था दैट वाज 26.25 समथिंग एंड आउट ऑफ 40। ठीक है, तो इतने मेरे मेंस में मार्क्स रहे थे। तो इस वजह से मतलब अभी मैंने सोचा है कि आप लोग बोलते रहते हो, सो इंग्लिश की काफ़ी क्वेरी थी, सो आई थॉट कि अभी इसकी प्रैक्टिस सेशन आपके लगवाने चाहिए। ठीक है, सो होप आप लोग इन्जॉय करोगे और बहुत कुछ सीख के जाओगे। ठीक है, सो मेरा फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ कोऑपरेट करना। ठीक है, एंड हाँ, अगर किसी स्पेलिंग में मतलब प्रोनाउंसिएशन मेरा सही से ना बैठे तो आप देख लेना, क्योंकि आई एम नॉट एन इंग्लिश टीचर, मैंने फिर से आपको बता दिया। ठीक है, तो हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे। ओके, बाकी हम मतलब जिस वे में मैं क्वेश्चन को रियल पेपर में या मॉक्स में सॉल्व करती हूँ, उसी वे में मैं आपको बताने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले अभी स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हो, अगर कोई आपको डाउट वगैरह आता है तो आप इस जो ईमेल है यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो, helpspectrumpdf@gmail.com। ठीक है, उसके बाद अब हम आगे की बात करते हैं। तो नेक्स्ट इज दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम मिस स्पेल्ट वर्ड के जो क्वेश्चन है उनको करेंगे। कि मतलब आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस दे रखी होंगी। ठीक है, उनमें कुछ वर्ड्स होंगे, आपको देखना है या तो वो वर्ड इनअप्रोप्रिएट होगा या फिर रॉन्गली स्पेल्ट होगा। तो आपको ढूंढना है कि किस वर्ड में प्रॉब्लम है, या फिर पांचवा ऑप्शन हो सकता है कि सारे के सारे वर्ड्स करेक्ट हैं। ठीक है, सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1। सो यू नीड टू पॉज एंड देन यू नीड टू सॉल्व इट। ओके, तो आप पॉज करके सॉल्व कर लो। हर एक क्वेश्चन के बाद मैं आपको नहीं बोलूँगी। ठीक है, आपको खुद से पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करनी है। फाइन, सो अभी यहाँ पर आप देख लो। ठीक है, सो वेरी फर्स्ट वर्ड इज़ फर्स्ट वर्ड इज़ एक्सपीरियंस्ड। इसके स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड वर्ड इज़ रियन। तो रियन का मतलब होता है कि जैसे आप कोई मोनार्क किसी जगह पर रूल करता है, किसी भी एरिया पर या किसी भी चीज़ पर वो रूल करता है, तो उसको वो रियन कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड वर्ड इज़ स्टीवर्ड्सशिप। तो यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, ये होना चाहिए स्टीवर्डशिप, स्टीवर्ड्सशिप नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पर जो स्टीवर्ड के बाद S लगा हुआ है उसको काट देना है, और स्टीवर्डशिप का मतलब होता है हाई रैंक ऑफिसर। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पर फोर्थ वर्ड है दैट इज़ एपीलॉग। एपीलॉग का मतलब होता है कि मतलब कोई स्पीच और राइटिंग एट द एंड ऑफ वर्क, जो अगर आप कोई काम करते हो तो उसके एंड में आप कोई स्पीच देते हो या फिर कोई राइटिंग लिख देते हो, तो उस चीज़ को हम एपीलॉग बोल देते हैं। तो यहाँ पर जो स्पेलिंग मिस्टेक है दैट इज़ इन ऑप्शन नंबर C, स्टीवर्ड्सशिप की जगह स्टीवर्डशिप आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, पॉज करके सॉल्व करो। फर्स्ट वर्ड इज़ पर्सनेल, जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नंबर 2 इज़ वॉलंटियर्स। आपको पता होगा पर्सनेल क्या होते हैं, जो मतलब जॉब करते हैं हम, जब हम तो जो स्टाफ होता है उसको हम, या एम्प्लॉयज़ होते हैं तो उनको पर्सनेल कह दिया जाता है। ठीक है, फिर वॉलंटियर्स क्या होते हैं, वॉलंटियर्स की स्पेलिंग भी बिल्कुल करेक्ट है। वॉलंटियर्स होते हैं जो अपनी मर्जी से कोई काम करने के लिए आगे आते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ब्लड डोनेशन कैंप लगा है, तो मैं आगे जाके बोलूँ कि मुझे भी ब्लड डोनेट करना है, तो मैं वॉलंटियर कहलाऊंगी। ठीक है, उसके बाद थर्ड वर्ड इज़ सेबेट्योर्स। इसकी स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर O एंड S नहीं आना चाहिए। जैसे इसके स्पेलिंग होने चाहिए SABOTEURS।
URS, ठीक है। तो दिस इज द राइट स्पेलिंग एंड सेबिट्योर्स की स्पेलिंग गलत है। उसके बाद फोर्थ वर्ड इज इनफिल्ट्रेट। अच्छा, सेबिट्योर का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करने वाला, ठीक है। कोई पर्सन जो किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करता है, डैमेज करता है, उसको बोलते हैं सेबिट्योर। एंड इनफिल्ट्रेट वर्ड का जो मीनिंग होता है दैट इज़ कि आप किसी जगह पर एंटर करते हो टू एक्वायर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, तो उसको हम बोल देते हैं इनफिल्ट्रेट। यहाँ पर सॉरी, इनफिल्ट्रेट के स्पेलिंग भी जो है वो गलत है। यहाँ पर आना चाहिए था TE, नहीं आना चाहिए TRATE, इनफिल्ट्रेट, ठीक है। तो यहाँ पर भी इस वर्ड का वही मीनिंग है कि दिस ट्रेन इज इनफिल्ट्रेट ईस्ट पाकिस्तान, वहाँ पर वो घुसकर कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकालना, उसको बोल देते हैं इनफिल्ट्रेट। देखो, मैं यहाँ पर आपको सारे का सारा सेंटेंस नहीं रीड करवा रही, उसका रीज़न है जैसे मैं खुद सॉल्व करती हूँ मैं वैसे ही करवाऊंगी, मैं सीधा वर्ड्स के ऊपर आ जाती हूँ। और जहाँ पर कोई वर्ड मुझे समझ में ना आए फिर मुझे थोड़ा सा सेंटेंस रीड करना पड़ता है सो दैट मुझे पता चल सके कि इसका मीनिंग क्या है। कई बार क्या होता है, वर्ड का मीनिंग नहीं पता होता बट स्टिल हम उसको जब सेंटेंस रीड कर लेते हैं तो वर्ड का मीनिंग पता चल जाता है, ठीक है। और उसके अलावा अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। पॉज एंड सॉल्व। सो द फर्स्ट वर्ड इज हॉस्टिलिटीज़। हॉस्टिलिटीज़ का मतलब होता है हॉस्टिलिटी होना, या हॉस्टिलिटीज़ मतलब अनफ्रेंडली सिचुएशन या फिर कुछ ऐसा लड़ाई झगड़े वाला माहौल, तो उसको हम बोल देते हैं हॉस्टिलिटीज़, ठीक है। सेकेंड वर्ड कमांडोज। कमांडोज की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है। कमांडोज मीनिंग स्पेशली ट्रेन्ड आर्म्ड ऑफिसर्स या स्पेशली ट्रेन्ड फोर्सेज, ठीक है, उसको बोल देते हैं कमांडोज। तो यहाँ पर स्पेलिंग आने चाहिए COMM, यहाँ पर डबल M आना चाहिए, इसलिए ये स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर B जो है वो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद रिवराइन। रिवराइन इज थर्ड वर्ड। रिवराइन का मतलब होता है कोई चीज़ जो रिवर बैंक पर सिचुएटेड है। जैसे कोई विलेज है जो रिवर के किनारे पर बसा हुआ है तो हम उसको बोलेंगे रिवराइन विलेज। क्लियर? आई होप आपको ये क्लियर होता जा रहा है, ठीक है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन B है दैट इज राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। इसमें अभी आपको ढूंढना है कौन सा जो वर्ड है दैट इज मिसस्पेल्ड और जो इनएप्रोप्रिएट है। अब यहाँ पर फर्स्ट वर्ड इज ट्राउंसिंग। तो ट्राउंस का मतलब होता है बीट करना, डिफीट करना, किसी चीज़ को हराना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये जो वर्ड है इसकी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड इज रेट्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब होता है कोई चीज़ जो पीछे से इंप्लीमेंट कर दी जाती है। जैसे मान लो अभी मार्च चल रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे अभी कोई लॉ आ जाए और वो बोल दिया जाए कि आपको जनवरी से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जनवरी 2023। तो मतलब जनवरी तो अभी जा चुका है, तो कोई चीज़ अगर पीछे से जा करके उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उसको बोल देते हैं रेट्रोस्पेक्टिवली, ठीक है, वो वाला इफेक्ट। उसके बाद अनएम्बिगस, इट मीन्स क्लियर। एम्बिगस होता है अनक्लियर, अनएम्बिगस मतलब क्लियर। तो यहाँ पर इसकी स्पेलिंग गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की ऑप्शन नंबर C में प्रॉब्लम है, इसकी स्पेलिंग जो है वो रॉन्ग है, ठीक है। अनएम्बिगस की स्पेलिंग होनी चाहिए GUOUS, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में मिस्टेक है GUOUS, फाइन। तो यहाँ पर अनएम्बिगस की स्पेलिंग गलत है, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट वर्ड इज ग्रॉटेस्क्यू। ग्रॉटेस्क्यू का मतलब होता है कोई अगली इमेज, कॉमिकली डिस्ट्रॉयड इमेज, तो उसको हम बोल देते हैं ग्रॉस्टिक्यू। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट वर्ड इज मेलोड्रामेटिक, ठीक है। कोई चीज़ ड्रामेटिक होती है जब, नौटंकी काइंड ऑफ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड इज मैन्यूवर्स। इसकी स्पेलिंग भी बिल्कुल करेक्ट है। मैन्यूवर्स का मतलब होता है कोई ऑपरेशन, कोई एक्टिविटी टेक प्लेस कर, यहाँ पर लिखा हुआ है मैन्यूवर टेकिंग प्लेस, मतलब कोई एक्टिविटी या कोई ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। एंड थर्ड वर्ड इज सिग्नलिंग। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है SIGNALL, ठीक है। सिग्नलिंग में स्पेलिंग मिस्टेक है। ये तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर भी 4 वर्ड्स हैं, यू नीड टू फाइंड कौन सा वर्ड गलत है। तो सुप्रीमेसी बिल्कुल करेक्ट वर्ड है। स्क्रिप्चर्स बिल्कुल करेक्ट, इनके मीनिंग तो आपको पता ही है, ठीक है। अनक्वेश्चनेबल, राइट। इगैलिटेरियन, इगैलिटेरियन का मतलब होता है इक्वालिटी। इगैलिटेरियन में डबल L लिखा हुआ है, जहाँ यहाँ पर सिंगल L आना चाहिए। तो इगैलिटेरियन की स्पेलिंग मिस्टेक है। तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 में D ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, मतलब उसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है, लेकिन जो D ऑप्शन है दैट इज करेक्ट, ओके। अभी हम आगे चलते हैं, जितने भी आगे के क्वेश्चन आएंगे 7 से लेके 15 वो RC से रिलेटेड होंगे, ठीक है। सो आपको क्या करना है, RC से रिलेटेड अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगी। तो सबसे पहले कई लोग क्या करते हैं, पहले RC को रीड करते हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। वैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं पहले क्वेश्चन को रीड करती हूँ फिर RC को करती हूँ। अभी देखो स्टार्टिंग में पता क्या होता था मेरे साथ, मैं मतलब
जब ऐसे आरसी को सॉल्व करने जाती थी, जैसे ही मॉक में आरसी पहले आ जाता था ना, तो मतलब मैं उसको स्किप कर देती थी, पहले बाकी का सॉल्व करती थी, उसके बाद आरसी सॉल्व करती थी। लेकिन अभी मैं क्या करती हूँ, अभी मैं ना मतलब जब अगर आरसी पहले आ गया तो फिर मैं आरसी को ही पहले सॉल्व कर लेती हूँ। तो ये सब कैसे होता है, प्रैक्टिस से होता है। जितनी आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, आप इस चीज़ पर मुहारत हासिल कर लोगे, ठीक है। कोई ऐसा मतलब इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगते, ठीक है। एंड अगर मेरी थोड़ी सी मैं फास्ट चल रही हूँ तो आप प्लीज़ वीडियो को स्लो करके देख लेना। ये रहा आरसी, आपको रीड करना है तो आप इसको पॉज करके रीड कर सकते हो, ठीक है। मैं सीधा क्वेश्चन पर जाऊंगी। तो दिस इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फिल इन द ब्लैंक नंबर 3। ओके। इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन का मतलब होता है कोई चीज़ जो लॉजिकली हम सॉल्व करते हैं, जिस चीज़ का डायरेक्ट हमें कुछ गिवन नहीं है, लेकिन हमको उसको इनडायरेक्टली सॉल्व करना पड़ता है। सो इसके बारे में कुछ डायरेक्टली यहाँ पर गिवन नहीं होगा, अभी देखते हैं हम। यहाँ पर उन्होंने बोला ब्लैंक नंबर 3 में। ओके। सो ब्लैंक नंबर 3 ये रही, ठीक है। एज यू कैन सी दिस इज ब्लैंक नंबर 3। सो यहाँ पर उन्होंने बोला है इफ़ शी हैड लिव्ड शी वुड हैव बीन दिस। मतलब अगर वो अभी भी जिंदा होती तो वो शी वुड हैव बीन, वो इतने इतने वर्ष की, इतने साल की हो गई होती, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर ना आपको इस पैराग्राफ को रीड पूरा हम नहीं करेंगे, वो आप खुद से करना, ठीक है, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है। मैं आपको एक नॉर्मल सी बात बता देती हूँ, मतलब इसका ओवरव्यू सा बता देती हूँ। यहाँ पर क्या हुआ था ना कि मतलब एक ना जो हॉस्पिटल था जिसका नाम था यहाँ पर गिवन है, उसमें जिसका नाम था एडवांस्ड मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल, ये कलकत्ता में है, ठीक है। यहाँ पर ना फायर इंसिडेंट हो गया था। फायर एक्सीडेंट में क्या हुआ, कई लोगों की जान चली गई। तो वहाँ पर एक धनंजय पाल थे, उनकी बेटी भी थी, ठीक है, वो 14 साल की थी। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हो, 14 ईयर ओल्ड डाइड ऑन फेटफुल डॉन ऑफ December 9, 2011। उसकी डेथ हो गई क्योंकि उसके ड्यूज जो थे वो क्लियर नहीं थे, इसलिए उसको जाने नहीं दिया गया था। यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, हु विल क्लियर योर ड्यूज। उसने जाने की कोशिश करी, उसको जाने नहीं दिया गया, एंड उसकी डेथ हो गई, ठीक है। क्यों डेथ हो गई, क्योंकि उसको सफोकेटेड फील होने लगा, क्योंकि वहाँ पर क्या था, फायर हो गई थी, ठीक है। तो इसकी वजह से बहुत जानों की जान जो थी वो जा चुकी थी, ठीक है। और फिर क्या हुआ, इस वजह से मतलब उनके जो फादर थे उन्होंने काफ़ी मतलब केस वगैरह किया उसके ऊपर। वहाँ पर उनको मतलब काफ़ी दूर चल के जाना पड़ता था, मतलब अपने केस के लिए, हेयरिंग के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ की वजह से वो एग्जॉस्ट हो गए थे। और यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि 7 साल मतलब अभी हो गए हैं इस चीज़ को, केस को चलते चलते। जब उनकी डेथ हुई थी बेटी की तो वो 14 ईयर ओल्ड थी, और जब 7 साल हो गए थे उसका ये सब चलते चलते, तो इट मीन्स 14 + 7 वो 21 ईयर की हो गई। तो इस ऑप्शन में आएगा इफ़ शी हैड लिव्ड शी वुड हैव बीन 21, वो 21 साल की हो गई होती, ठीक है। यहाँ पर 7 ईयर्स क्लियरली लिख रखा है कि मतलब 7 ईयर्स हो गए हैं, स्टिल उनको कोई इंसाफ नहीं मिला। बट स्टिल यहाँ पर उन्होंने एक बात और लिखी है कि उनको मतलब फेथ है, जो ये लीगल सिस्टम है, वी रिपोज्ड फेथ इन लीगल सिस्टम। उनको लीगल सिस्टम पर अभी भी भरोसा है कि मतलब उनको न्याय मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये काफ़ी लंबा चल रहा है, इस वजह से उनको मतलब बहुत बुरा लग रहा है इस बात का। वो मतलब ब्रेक डाउन हो चुके हैं कि उनको बहुत दुख हो रहा है, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर अच्छा मैं बता दूँ, 14 + 7 21, 21 ऑप्शन में नहीं है, सो ई आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स द ऑथर थिंक लॉयर्स ऑफ एक्यूज्ड आर मोर एफिशिएंट दैन स्टेट प्रोवाइडेड प्रोसिक्यूटर फॉर विक्टिम्स फैमिली। अच्छा, जो स्टेट प्रोवाइड करती है ना आपको, बेसिकली आप लॉयर कह लो, जो स्टेट प्रोवाइड करती है उनसे उन्होंने बोला है कि जो एक्यूज्ड के लॉयर होते हैं ना वो मतलब ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है, बेसिकली मैं अगर आपको बताऊँ तो एक्यूज्ड वो होता है जिसके ऊपर चार्ज लगा है कि इसने क्राइम करा है, और विक्टिम वो होते हैं जिनके साथ कोई चीज़ गलत हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जो स्टेट प्रोवाइड करती है प्रोसिक्यूटर, जो उनके लिए उनके बिहाफ पे लड़ता है, विक्टिम के बिहाफ पे, वो उनसे ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं जो एक्यूज्ड को लॉयर मिलते हैं। तो मतलब ऐसा उन्होंने क्यों लिखा है, तो ये हमको रीज़न फाइंड करना पड़ेगा। मैं ऑप्शंस को भी रीड करती हूँ, आप एक बार ऑप्शंस रीड कर लो, फिर हम पैराग्राफ पर जंप करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हमें ये बेसिकली बताना है कि जो लॉयर मिलते हैं एक्यूज्ड को वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं दैन जो स्टेट प्रोवाइड करती है। तो इसका रीज़न हम यहाँ पर पैराग्राफ में ढूंढेंगे, ठीक है। सो तो ये तो हमने रीड कर लिया था, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पर ये देखो, आप यहाँ पर देख सकते हो कि मतलब कोई राजा गांगुली थे जिन्होंने अपनी 64 ईयर ओल्ड फादर को लॉस्ट कर दिया था, मतलब उनकी भी यहाँ पर डेथ हो गई थी, ठीक है। तो वो क्या करते थे, यहाँ पर उन्होंने लिख रखा है कि वो मुंबई से आते थे, ठीक है, और वेयर ही वर्क्स फॉर अ फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए वो काम करते थे। हियरिंग सुनने के लिए वो मुंबई से आते थे, ठीक है। एंड बाकी कोई एक जने के बारे में लिखा हुआ है कि वो असम से आते थे, और भी बाकी स्टेट से आते थे, ठीक है, डिस्टेंट कॉर्नर ऑफ बंगाल से भी आते थे, ठीक है। और जो ट्रैवल था ये उनको फिजिकली भी हर्ट कर रहा था और फाइनेंशियली भी। लेकिन उन्होंने लिखा है कि बट देयर डज नॉट सीम टू बी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल ऑफ अनसर्टेनिटी, कि लेकिन फिर भी इतना कुछ करने के बावजूद भी उनको कोई लाइट नहीं दिख रही, ठीक है।
उन्होंने बोला है कि जस्टिस को है जो सर्व होना चाहिए जल्दी से जल्दी। और उन्होंने बोला कि ट्रैवल और लीगल फीस के अभी तक जो चार्जेस लग जाते हैं 20 से 25 लाख लग जाते हैं, जो कि फैमिली के लिए मतलब अफोर्डेबल नहीं है। और इस वजह से उनको जो है स्टेट जो प्रोसिक्यूटिंग लॉयर जो प्रोवाइड करे जाते हैं, गवर्नमेंट के जो लॉयर होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करे जाते हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला कि हमें डाउट नहीं है जो स्टेट प्रोसिक्यूटर होते हैं उनकी सर्विसेज पर, वो बहुत अच्छी सर्विसेज देते हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि हमारे जो एक्सपीरियंस है उससे ये पता चलता है कि जब तक हम उनको पैसे नहीं देते तब तक वो इंटरेस्टेड नहीं होते। पता क्या होता है यहाँ पर, उन्होंने बेसिकली उनका कहने का मतलब ये है कि जो स्टेट लॉयर होते हैं उनको तो कहीं ना कहीं उनके पैसे मिल ही जाने हैं, उनको सैलरी के फॉर्म में उनकी जो सैलरी मिलनी है, चाहे वो जीते चाहे हारे, तो इसलिए उनको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये चीज़ बोली गई है, ठीक है। तो इसके लिए हम ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो विक्टिम की फैमिली जो फेड अप हो चुकी है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, किसी भी प्रोसिक्यूटर ने वहाँ पर लिखा नहीं कि एटीट्यूड दिखाया, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है द प्रोसिक्यूटर विल गेट पेड, जो प्रोसिक्यूटर है वही स्टेट प्रोसिक्यूटर, उसको पे किया ही जाएगा चाहे वो जीतें चाहे हारें, ठीक है। इसलिए वो सिंसियर नहीं होते, एक्टिवली काम नहीं करते। एंड थर्ड ऑप्शन जो प्रोवाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर वो लेस एफिशिएंट होते हैं, ऐसा भी नहीं लिखा, ये देखो उन्होंने लिखा है कि हमें उनकी एफिशिएंसी पर डाउट नहीं है, ये यहाँ पर देख लो, वी डोंट डाउट देयर एफिशिएंसी, कि हमें उनकी एफिशिएंसी पर डाउट ही नहीं है, तो इसलिए आप इस ऑप्शन को बिल्कुल टिक नहीं कर सकते। फोर्थ ऑप्शन टॉप एक्सपर्ट आर हायर्ड सो देयर इज लेस चांस ऑफ विनिंग बाय एक्यूज्ड, ऐसा भी कुछ नहीं लिखा कि टॉप जो यहाँ पर लिखा है एक्यूज्ड हैव हायर टॉप लीगल एक्सपर्ट सो वी नीड टू इंश्योर, ऐसा नहीं लिखा। उन्होंने बोला है कि जो एक्यूज्ड है वो टॉप लीगल एक्सपर्ट को हायर करता है, एक्यूज्ड वही जिसके ऊपर चार्ज हुआ, जिसने क्राइम किया है, वो टॉप से टॉप जो लीगल एक्सपर्ट उसको हायर करता है। तो हमें भी ये इंश्योर करना चाहिए कि जो हमारे लॉयर हैं वो इक्वली गुड हों, तो ये ऐसा वहाँ पर कहीं पर नहीं लिखा गया कि इसलिए लेस चांस होता है विनिंग का। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि अगर टॉप एक्सपर्ट बहुत अच्छे लॉयर हायर करेगा, मतलब टॉप एक्सपर्ट को हायर करा जाएगा एक्यूज्ड के द्वारा, तो विनिंग के जो चांसेस हैं वो मतलब कम हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। होप आपको क्लियर होगा। जिस किसी को भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो आपको कमेंट सेक्शन में बोलना है, लिख देना है, ठीक है, मैं वहाँ पर आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द ऑथर मीन बट देयर डजंट सीम टू बी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल ऑफ अनसर्टेनिटी। ये जो लाइन हाईलाइट करके रखी हुई है यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि इस लाइन का मतलब क्या है, ठीक है। सो यहाँ पर आप ऑप्शंस को एक बार रीड कर लो, ठीक है। तो ये लाइन यहाँ पर रही। यहाँ पर उन्होंने बोला है द ट्रैवल हैज़ बिन टेकिंग इट्स टॉल ऑन अस फिजिकली, वही कि उनको बहुत दूर से आना पड़ता है, ठीक है, इसलिए उनको फिजिकली भी हर्ट हो रहा है, फाइनेंशियली भी उनको मतलब ये चीज़ अफोर्ड नहीं वो कर पा रहे, लेकिन उनको फिर भी कोई लाइट नहीं दिख रही। मतलब वही क्या है कि इतना सब कुछ करने के बाद इतनी दूर से उनको आना पड़ता है, ठीक है, इतने साल हो गए हैं, 7 साल हो गए हैं, तो अभी तक उनको कुछ भी उनके हाथ नहीं लगा, तो उनको कोई लाइट नहीं दिख रही। तो अभी हम इसके हिसाब से ऑप्शन ढूंढेंगे। ऑप्शन नंबर 1 कांग्रेस रूल्ड, ऐसा तो कुछ कांग्रेस के बारे में तो यहाँ पर जिक्र भी नहीं हुआ है, ऐसा मतलब कुछ कांग्रेस रूल्ड वेस्ट बंगाल्स प्रोसीजर टेकिंग टैकलिंग एन इशू वर्स देन बीजेपी, नो। अभी ऑप्शन नंबर 2 विक्टिम की फैमिलीज आर नॉट फाइंडिंग एन एंड टू द लॉन्ग पीरियड ऑफ डिफिकल्टीज, विक्टिम की फैमिली को इतनी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही हैं तो वो उनकी चीज़ वो जो है उनको मतलब एंड ही नहीं दिख रहा कोई, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रोसिक्यूटर जो डेलिबरेटली, ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी नहीं लिखा कि जो स्टेट प्रोसिक्यूटर है वो जानबूझकर एक्सटेंड कर रहे हैं केस को, नहीं। गवर्नमेंट डज नॉट वांट द केस टू बी फिनिश्ड इन अ जिफी, अच्छा जिफी वर्ड एक बड़ा अच्छा मुझे वर्ड मिला नया, मुझे इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता था इस पीपीटी को खोलने से पहले, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट डज नॉट वांट द केस टू बी फिनिश्ड इन जिफी, कि मतलब जिफी होता है जल्दी जल्दी, जैसे मैं बोल दूँ कि मैं भी आ रही हूँ, आई विल कम इन अ जिफी, मैं भी मतलब आई विल बी बैक इन अ जिफी, ऐसे कुछ भी बोल दूँ कि मैं भी लाइक जैसे वो बोल देते ना अभी 1 सेकेंड में आ रही हूँ, आई विल कम इन अ जिफी, तो ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ऐसा भी कुछ नहीं है, गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं चाह रही कि मतलब केस फिनिश ही ना हो, ठीक है। गवर्नमेंट डजंट वांट द केस टू बी फिनिश्ड इन अ जिफी, ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर कुड बी मोर वैलिड रीजन फॉर द डिले इन द एग्जीक्यूशन ऑफ केस, तो मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो ऑथर के अकॉर्डिंगली मोर वैलिड रीज़न है कि जिसमें ये बताया जाए कि जो एग्जीक्यूशन केस की जो एग्जीक्यूशन है उसमें डिले होता जा रहा है होता जा रहा है, तो इसका वैलिड रीज़न क्या होना चाहिए, ठीक है। डिले कैन लीड टू मेकिंग मोर मनी, रॉन्ग। सम ऑफ द एक्यूज आर क्लोजली रिलेटेड टू द टॉप ब्रास ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी गलत है। क्रिमिनल प्रोसीजर्स केसेस टेक टाइम, तो ये मतलब उन्होंने बोला कि जो क्रिमिनल केसेस हैं वो टाइम लेते ही लेते हैं। नेक्स्ट इज टॉप एक्सपर्ट लॉयर आर इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द सोल्यूशन टू बेल, ऐसा लिख रखा है इसमें, आप एक बार मैं आपको सारा सा एक बार मैं वो ओवरव्यू सा दे देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ना एक और बात ये हो गई हमारी ख़त्म, ठीक है।
कोई परामिता गुहा ठाकुरता थी जिन्होंने अपनी मदर को गवा दिया, ठीक है। इनकी मदर को मतलब उन्होंने एक दिन पहले ही छुट्टी दे दी थी वहाँ पर हॉस्पिटल से, लेकिन वो उनको लेके नहीं आए, तो इस वजह से भी इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, ये देखो, इन लीगल केसेस जो क्रिमिनल केसेस होते हैं प्रोसीजरल डिलेज कैन नॉट बी अवॉइडेड। इसमें जो प्रोसीजरल डिले होता है उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्रिमिनल प्रोसीजर्स केसेस टेक टाइम, ठीक है। क्रिमिनल प्रोसीजरल केसेस टेक टाइम, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, इसमें मोस्ट सिमिलर वर्ड बताना है फैथम के जैसा। फैथम वर्ड का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है? अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की, अगर मैं एक एस्पिरेंट माइंड से सोचूं तो मुझे ना तो हैरोइंग वर्ड का मीनिंग पता है, ना ही मुझे कोलेरी वर्ड का मीनिंग पता था, ना ही मुझे नॉइंग वर्ड का मीनिंग पता था। आई ओनली नो सन्ड्री मतलब ऑल, कॉम्प्रीहेंड मतलब किसी चीज़ को कॉम्प्रीहेंड करना, डिस्क्राइब करना, ठीक है, समझना, ठीक है। तो उस चीज़ का मुझे मीनिंग ओनली पता था। तो उस वजह से मुझे पता था कि ये जो फैथम होता है ये कॉम्प्रीहेंड करना होता है। तो उस बेसिस पे मैं इसका मतलब आंसर ओनली 3 बी ऑप्शन पर टिक करती, लेकिन मुझे बाकी चीज़ों के मीनिंग जो थे वो नहीं पता थे, ठीक है। सो यहाँ पर फैथम का मीनिंग हो जाएगा अंडरस्टैंड करना, कॉम्प्रीहेंड करना, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ बाकी के वर्ड के मीनिंग की, तो हैरोइंग वर्ड का मतलब होता है सफरिंग, ठीक है। हैरोइंग मीनिंग कुछ सफ़र करना, एक्यूट डिस्ट्रेस, ठीक है, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस होना, सफ़र करना किसी चीज़ को। सन्ड्री का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद कॉम्प्रीहेंड का वही अंडरस्टैंड करना, डेसिफर करना। कोलेरी का मतलब होता है कोल माइंस, ठीक है। एंड नॉइंग वर्ड का मीनिंग होता है इंटेंस, बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो होप आपको ये भी क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सूटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज। अगर मैं आप लोगों की जगह पे एस्पिरेंट हूँ, जैसे अभी भी हूँ, और अगर मैं इसको मॉक में देखती तो मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर देती, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे आपको आंसर बताना है। सो इसका आंसर जो है आप पहले सोचो, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एन इन्फर्नो सिंजेस स्टिल। तो अगर मैं आपको मीनिंग बताऊं तो इन्फर्नो वर्ड का मतलब होता है लार्ज फायर आउट ऑफ कंट्रोल। इन्फर्नो वर्ड का मीनिंग कोई फायर लग गई है और जो कि आउट ऑफ कंट्रोल है। एंड सिंजेस का मतलब होता है बर्न, जलना, जल गया यानी, ठीक है। तो वो चीज़ इसका सही हो जाएगा कि मतलब लार्ज फायर लगी थी, जो अभी तक एक हिसाब से देखो, वो वैसे तो अगर दिखने को तो हमें वो नहीं दिखती, लेकिन अभी अभी तक जिन जिन फैमिलीज़ का नुकसान हुआ है उनके लिए तो वो आज भी लगी हुई है वो आग, ठीक है। उनकी ज़िंदगी में तो आज भी आग लगी हुई है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द बेस्ट टाइटल फॉर दिस पैसेज। क्वेश्चन नंबर 13, डॉजिडली वर्ड का ऑपोजिट बताना है। अच्छा, डॉजिडली वर्ड का एक्चुअली मीनिंग होता है डिटर्मिनेशन। कोई चीज़ मतलब बड़े हम उससे करते हैं ना कि मतलब बहुत डिटर्मिनेशन से करना, तो वो चीज़ का मीनिंग होता है, ठीक है। और बाकियों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर डिटर्मिनेशन इसका सिनोनिम हो जाएगा, लेकिन हमसे मोस्ट ऑपोजिट पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपैथी। अपैथी होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, जब हम किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं दिखाते। तो उस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1, ऑप्शन नंबर ए। और आप लोगों का होमवर्क है, डुबाइटी का मतलब होता है डाउटफुल, और डेड पैन का और कारोशी का मुझे आपको कॉमेंट सेक्शन में मीनिंग बताना है। डेड पैन का एंड कारोशी का मीनिंग आपको मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। 14th क्वेश्चन नंबर, व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीज़न कि जो गुहा ठाकुरता थी उनको रिग्रेट हो रहा था उनकी मदर की डेथ का। उनको मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, मैं फिर से दिखाती हूँ। ये जो ये थी ना गुहा ठाकुरता, इन्होंने अपनी मदर को वो निकाल नहीं पाए थे वहाँ से। तो इनको यही मतलब दुख हो ही जा रहा था कि उन्होंने को मतलब एक दिन पहले जैसे उस, ये देखो यहाँ पर लिखा है गुहा ठाकुरता की जो मदर थी उनको एडमिट करा गया था, ठीक है। लेकिन उनको रिलीज़ कर देना चाहिए था मतलब एक नाइट बिफोर, लेकिन क्या हुआ कि वो इसी दुख में रह गए कि उन्होंने उस दिन क्यों नहीं निकाला, मतलब वो निकाल नहीं पाए थे। एक दिन पहले उनको छुट्टी मिल गई थी हॉस्पिटल से, लेकिन वो निकाल नहीं पाए, तो इस चीज़ का उनको दुख था। तो मैं भी आपको इसका आंसर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हर मदर वॉज डिस्चार्ज ऑन द नाइट बिफोर द फायर, गुहा ठाकुरता डिड नॉट टेक हर। तो वो उनको लेके नहीं गए थे, इस बात का उनको दुख था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज रीपोज्ड फेथ का मतलब क्या है। तो रीपोज्ड फेथ का मैंने आपको पहले ही मतलब बता दिया था, यहाँ पर था ये सबसे पहले जो पैसेज था ना उसी में था।
यहाँ पर था कि उनको अभी भी ये देखो, वी रिपोज्ड फेथ इन लीगल सिस्टम। तो इसका मतलब है कि हमें अभी भी भरोसा है, जो जुडिशियल सिस्टम है उस पर हमें अभी भी भरोसा है, हमारा भरोसा टूटा नहीं है, ठीक है, चाहे लॉन्ग टाइम लग रहा है। तो इसका यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ही बिलीव्स इन द जुडिशरी सिस्टम, अभी भी उनको ट्रस्ट है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो फ्रेंड्स। होप आपको ये सेशन पसंद आएगा एंड आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। अगर कुछ और आपको यहाँ पर ऐड करवाना है या कुछ भी आपको लगता है कि यहाँ पर ये सही नहीं मतलब मैंने करवाया, तो प्लीज़ आप अपने जो सजेशंस हैं कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन दी कमेंट सेक्शन। एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। नेम ऑफ द टेलीग्राम चैनल इज़ बैंकिंग फ्लुएंट एनके। थैंक यू सो मच।